पूर्वांचल में बाहुबलियों को खाद पानी भी बहुत मिलता है, तो क्रांतिकारियों की धरती है या फिर बाहुबलियों की धरती है? खाद पानी पहुंचाने का काम पुलिस वाले भी बहुत करते हैं। ब्रजेश सिंह क्या है, साधु हैं, सन्यासी हैं, संत हैं। आपने योगी जी को सबसे विध्वंसक मुख्यमंत्री का तमगा दिया है, क्यों? बुलडोजर चलवाना, नफरत की बातें करना, धमकी देना, लेकिन न तो योगी के आचरण से मैच करता है, न तो एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री के रूप में। तो क्या ब्राह्मण साथ है समाजवादी पार्टी के? ब्राह्मण साथ नहीं होता तो सनातन पांडे जी सांसद नहीं होते, राजीव राय जी सांसद नहीं होते। समाचार जो होता था वो दिखाया जाता था, बताया जाता था। अब तो बनाया जाता है और बेचा जाता है। बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं अगर बहुत अच्छा ऑफर मिला तो? इन्विटेशन के रूप में इनकम टैक्स ईडी सीबीआई को भेज दिया जाता है, वही इन्विटेशन। 20 सालों से 25 सालों से इनकम टैक्स भर रहा हूँ, मान ली गड़बड़ी होती तो एक नोटिस तो आना चाहिए कभी। आजकल एजुकेशन को लेकर पूरे देश भर में बहुत बात हो रही है। ये पेपर लीक हुआ, बाकी कुल ठीक हुआ। क्या बीजेपी शिक्षा को लेकर बहुत सीरियस नहीं है? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाला रियल यूनिवर्सिटी के पर कैसे हो सकते हैं? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। अरे बच्चा भी 3 साल पर पैरों पर चलने लगता है, 10 साल से आप हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। पहले जब ऐसे मुद्दे होते थे, चाहे शिक्षा के हो, चाहे रोजगार के हो, चाहे गैस सिलेंडर के जो रेट बढ़े उसके, चाहे पेट्रोल के, लोग सड़कों पे आकर हंगामा प्रदर्शन किया करते थे। 4 दिन पहले हम लोग गए थे। लेकिन विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है? हर जिले आपको शायद पता नहीं, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। पहले जब विपक्ष सड़कों पर उतरता था तो उसको समाचार माध्यमों में जगह मिलती थी। अब आता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कि क्या चलाना है और क्या दिखाना है। अगर हर काम सेना को करना है तो इस नालायक सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। क्या है उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य माफिया? तो एसपी का एरोगेंस देखो, कहता है कि आपने हमारे खिलाफ प्रिविलेज मूव किया है, अब मुझे मजबूरी में एक और केस खोलना पड़ेगा। फिर मैंने उसको कायदे से समझाया कि जितना पढ़कर IPS बने हो उससे ज़्यादा लोगों को पढ़ाकर मैं भेज चुका हूँ, करके देख लो। मोदी जी ने कहा था, नेताजी 24 घंटे बिजली ऐसे नहीं मिलती है गुजरात में, 24 घंटे बिजली देने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। क्या हाल है आज बिजली का। हमने बोला काम बोलता है, मीडिया ने साबित किया कि नहीं, झूठ ज्यादा जोर से बोलता है। मायावती के डाउनफॉल का सबसे ज्यादा जो असर है या फायदा मैं कहूँ, समाजवादी पार्टी को पड़ा है या बीजेपी को? विजनरी नेता की बात आएगी तो अखिलेश जी को मैं सबसे ऊपर रखूंगा। क्या अखिलेश यादव PM बन सकते हैं? निश्चित रूप से PM बनेंगे। 24 तो ट्रेलर था, वो भी हम दिखाएंगे 27 में। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। कहते हैं केंद्र की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से होकर जाती है। पूर्वांचल में जिसका परचम, सत्ता की चाबी उसी के पास। आज के पॉडकास्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का सियासी गणित। हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और घोषित सांसद राजीव राय जी हैं। राजीव जी, वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद। राजीव जी, पूर्वांचल कहते हैं सत्ता की चाबी वहीं से होकर जाती है, क्या है पूर्वांचल का समीकरण? समीकरण तो 24 में आपने देख लिया, मोदी जी अपने सीट के चारों तरफ हार चुके हैं। मेरी खुद की जीत उनकी जीत से बड़ी जीत थी, और 24 तो ट्रेलर था, वो भी हम दिखाएंगे 27 में। आपने सही कहा, पूर्वांचल की धरती क्रांतिकारी धरती है, और वहाँ के लोग बहुत दिनों तक किसी का अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरह से उपेक्षा की गई है पूर्वांचल की, उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा सत्ताधारी दल को। आपने कहा कि पूर्वांचल की जो धरती है वो क्रांतिकारियों की धरती है। मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया था जिसमें एक DGP बता रहे थे, पूर्व DGP, कि पूर्वांचल में बाहुबलियों को खाद पानी भी बहुत मिलता है, तो क्रांतिकारियों की धरती है या फिर बाहुबलियों की धरती है? नहीं, खाद पानी पहुँचाने का काम पुलिस वाले भी बहुत करते हैं, और जो रिटायर होने के बाद ज्ञान कर देते हैं तो रिटायरमेंट से पहले अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, अगर उन्होंने इतने सफल रहे होते तभी खत्म हो गए होते सब बाहुबली, खत्म हो गए होते ना। तो कौन संरक्षण देता है? अगर आप मेरे दबाव में आप गलत काम करती हो तो खाली मैं ही दोषी थोड़े हूँ, आप भी तो दोषी हो। और आपको तब बोलने का अधिकार नहीं होगा जब आप सीना तान कर खड़े हो जाओगे, नहीं मैंने वर्दी पहना है, गलत काम हम नहीं करेंगे। क्या पूर्वांचल में आज भी बाहुबलियों का बोलबाला है? बाहुबलियों की परिभाषा अलग अलग हो जाती है। अभी क्या परिभाषा चल रही है योगी सरकार में बाहुबलियों की? क्या मेरे मानने में सबसे बड़ी बाहुबली जनता होती है, और जो अपने को ताम झाम और जलवा दिखाकर बाहुबली बनता है, चाहे रील बनाकर बनता है,
जनता उनको भी कई बार खारिज कर देती है। योगी जी की तो परिभाषा ही अलग है। हम्म योगी जी की परिभाषा के लिए कल छोटा सा मैंने उनसे अपील किया था। हम्म मुझे पता है जब जहाँ जाते हैं माफिया की बात करते हैं। जहाँ गए थे उनसे कुछ दिन पहले ही वहाँ रेलवे का एक कार्यक्रम था, सांसद के नाम पर मैं आमंत्रित था, और कुछ गुंडे सुनियोजित ढंग से मेरी हत्या करने के लिए, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ा कर दिए, जहाँ से रास्ता जाता है 2 गाड़ी खड़ा कर दिए। हम समझे कि जाम है, बहुत देर तक खड़ा रहे, फिर लोगों को भेजा तो पता चला कि ड्राइवर नहीं है, पुलिस वहीं खड़ी है। इसे मैं पुलिस की भी सहभागिता मांगूं या ऊपर से मांगूं। और मेरे जाने से पहले दुर्भाग्य उनका था कि आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग हो गई। और कारनामा देखिए पुलिस का, अगर हमारे यहाँ की पुलिस सुन रही हो तो वीडियो मैं आपको अभी दे सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। हम्म जब फायरिंग हो रही है तो इनका पुलिस वाला वीडियो बना रहा है, लेकिन बड़े दबाव के बाद FIR लिखना पड़ा तो पुलिस ने अज्ञात लिखा। इसीलिए मैंने कल योगी जी से कहा था कि जब आप वहाँ माफिया का नाम ले रहे होंगे तो अपने इंटेलिजेंस के अधिकारियों को बोलिएगा कि मंच के आसपास जा रहे जो लोग हैं उनकी स्कैनिंग कर ले, कितने अपराधी और कितने हिस्ट्री सीटर किसी माननीय के संरक्षण में वहीं आसपास खड़े हैं, और नहीं हो तो मैं उनके केस का हिस्ट्री सीट भेज दे रहा हूं। तो आप अगर चुन कर किसी को बाहुबली कहेंगे, हम्म अभी जो हाई कोर्ट को मांगना पड़ा 100 तथाकथित बाहुबलियों की सूची, हम्म उसके नाम जारी करने में इनको पीड़ा हो रही थी। हम शुरू से कह रहे हैं जो टॉप अपराधी हैं उनकी सूची जारी कर दो। तो अगर जात और मजहब पूछकर किसी को उपाधि देंगे तो उस अपराध तो कम नहीं होगा। और ये बात मैं नहीं, NCRB के आंकड़े कह रहे हैं। आप ढोल पीट लो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाओ, आपके हाथ में मीडिया है, आप उनसे अपना गुणगान करा लो, लेकिन जो जनता झेलती है, जो जनता सच्चाई देखती है, वो जितना अपना गुणगान कर रहा होगा उतना ही आक्रोश जनता के मन में आता है, क्योंकि सच्चाई कुछ और होती है, तस्वीर कुछ और दिखाते हैं आप। आपने योगी जी को सबसे विध्वंसक मुख्यमंत्री का तमगा दिया है, क्यों? जोगी का काम शांति का संदेश देना है। जोगी का काम प्यार और स्नेह और मोहब्बत के साथ रहने का है। बुलडोजर चलवाना, नफरत की बातें करना, धमकी देना और गिने चुने लोगों को धर्म और जात के नाम पर एनकाउंटर करना और जो अपने हैं उनको संरक्षण देना। मैं चाहूँगा कि जोगी जी जोगी की तरह ही व्यवहार करें कि हम सबके मन में उनके लिए सम्मान बना रहे। जिस तरह का व्यवहार है, न तो मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन न तो योगी के आचरण से मैच करता है, न तो एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री के रूप में। राजीव जी, अभी आपने कहा कि योगी राज में जात और मजहब देखकर हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में ये चीज़ नहीं थी? क्या उस वक्त यादवाद नहीं था? ठीक है, आपको यादवाद था, प्रोफेसर साहब ने लिस्ट जारी कर दिया था, बोलती बंद हो गई। 46 में 56 का बात करने वाले योगी जी फ्लोर ऑफ द हाउस में तो खिन्न हो गई, विपक्ष ने चाहे हमारी पार्टी ने प्रिविलेज क्यों नहीं लाया। अखबारों की कतरन लहरा कर मुख्यमंत्री नहीं बोलते हैं। जब आप मुख्यमंत्री हैं तो रिकॉर्ड आपके पास है, सरकार आपकी, आपको रिकॉर्ड के साथ कहाँ गए 46 में 56। और आज जो अधिकारी बैठे हुए हैं किस बिरादरी के लोग हैं? मैं नहीं, लेकिन मुझे उस बिरादरी के लोगों का भी वोट मिला है। मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आप एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगली आपके ऊपर कह रहे हैं। तो पहले अपने स्वच्छ हो जाइए, फिर दूसरे को स्वच्छता की परिभाषा दीजिए। अखिलेश यादव जी ने फॉर्मूला दिया था 2024 में, PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अगड़े कभी साथ नहीं रहे और आप सवर्ण जाति से आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में सवर्णों के लिए जगह नहीं कब है? आपने अगड़ों को साथ नहीं देखा? ये पार्टी के संस्थापक सदस्यों में श्रद्धेय नेताजी के साथ कपिल देव बाबू भी थे, जिनेश्वर मिश्रा थे, मोहन सिंह जी थे, ब्रिजभूषण तिवारी थे। वर्तमान में आप पूर्वांचल की बात कर रही है, चंदौली से आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, बलिया से सनातन पांडे जी हैं, घोसी से मैं हूँ, तो मिला तो है।
लेकिन फिर भी आप ही के पार्टी के पीडीए में प्रवक्ता पीडीए राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण को लेकर बहुत आपत्तिजनक बात कर दी थी, इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ गई थी। पीडीए में पीड़ित अगड़े भी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो भी पीड़ित है सब पीडीए के साथ है। राजकुमार भाटी जी ने किस संदर्भ में बोला, क्या बोला, उस बयान को अगर उतना ही देखा जाए जितना हिस्सा उन्होंने बोला है, तो मैं भी भर्त्सना करूंगा, मैं भी निंदा करूंगा। लेकिन उसके लिए जजमेंट पास करने से पहले संदर्भ भी देखा जाना चाहिए। और बावजूद इसके मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी को गलती को स्वीकार करके अनकंडीशनल माफ़ी मांग लेता है, तो अगर आप किसी की विद्वता पर सवाल उठा रहे हो, तो आपकी विद्वता भी इसी में है कि अगर कोई अपनी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांग लेता है तो उसको बात को पटाक्षेप कर देना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। तो क्या ब्राह्मण साथ है समाजवादी पार्टी के? क्या ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधने की कोशिश ब्राह्मण साथ करेंगे? नहीं होता तो सनातन पांडे जी सांसद नहीं होते, राजीव राय जी सांसद नहीं होते, और वीरेंद्र सिंह जी सांसद नहीं होते। इसके अलावा तमाम पीडीए के वर्ग के लोग जो बन के आए हैं वो भी सांसद नहीं होते। इतनी बड़ी संख्या में हम नहीं जीते। देखिए, ये वो सरकार है जिसने इस्तेमाल तो सबका किया, लेकिन कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो ब्राह्मणों का बड़ा वर्ग जिस तरह से एनकाउंटर से लेकर उनके साथ दुराचार होता रहा, अब चुनाव आया है तो थोड़ा लालीपाप दे दे, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा, बहुत बड़ा वर्ग पीड़ित और दुखी है। जब पीड़ित होता है तो पीडीए का हिस्सा बन जाता है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि उनकी पीड़ा में हम मरहम लेकर उनके साथ खड़ा रहें और हमें समझाएं कि जो हम कहना चाहते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, ये सरकार बातें कुछ और करती है, काम कुछ और करती है। इसलिए ब्राह्मण वर्ग को भी अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको कितना भरोसा विश्वास में ले सकें। अगले साल विधानसभा चुनाव है, क्या कोई नया फॉर्मूला है? नहीं, जिस फार्मूले पर 24 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम जीते, उससे भी बड़ी जीत होने जा रही है 27 में। लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप लोग चैनलों में बैठकर बोल दोगे कि 2 रुपया 3 रुपया पेट्रोल बढ़ाने से कुछ नहीं होता, कभी गांव में जाकर देखो। गैस का सिलेंडर मुफ्त के दाम देने के वादा करने वाले लोग गैस के सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़ा कर दिए। गैस सिलेंडर से राजीव जी एक और न्यूज़ भी आई थी, आप ही के इलाके की थी कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके घर से काफ़ी सिलेंडर मिले थे। तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस पर हमारे इलाके की नहीं थी, और उसके बारे में जो फर्जी न्यूज़ चलाया गया था, मैंने स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़ा होकर पार्लियामेंट के कैंपस में और सबूत दे दिया। उसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। अच्छा, ये खबर प्रमुखता के साथ दिखाई गई कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के घर से बड़ी मात्रा में एलपीजी सिलेंडर्स मिले हैं, लेकिन इस खबर को प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाया गया? देखिए कि खबर फर्जी है। क्या आप लोग अपना परसेप्शन जनता तक पहुंचा नहीं पाते? सही नहीं, पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम बात कह सकते हैं, जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो अपने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझते हैं वो वाकई है, लेकिन अन्याय अपने साथ कर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। एक नरेटिव वहाँ एजेंडा तैयार रहता है कि कोई बड़ी हो, से माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ और कहानी। अच्छा, इस पर लोग आक्रोशित है, एक ये ब्रेकिंग न्यूज चला दो। तो पहले लोग अखबार पढ़ते थे, अब कोई कहता अखबार देखे हो? पहले लोग पूछते थे अखबार पढ़े हो? पढ़ने से लेकर देखने तक का समाचार जो होता था वो दिखाया जाता था, बताया जाता था। अब तो बनाया जाता है और बेचा जाता है। कस्टम मेड समाचार बनते हैं, शूट करने वाले समाचार बनते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, हालांकि उसको मैं अच्छी बात नहीं मानता, कई जगह ऐसे दृश्य भी देखने को मिले कि कुछ ईमानदार पत्रकार जब कवरेज करने गए तो जनता दौड़ा ली। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, नहीं होना चाहिए। जब हम लोग बड़े हो रहे थे बचपन में, हम लोग सरकार से ज़्यादा अखबार और समाचार माध्यमों पर भरोसा किया करते थे। आज तो मैं स्वयं समाचार नहीं देखता, खुद ही नहीं देखता, मुझे याद ही नहीं कब देख। नहीं तो मेरे 24 घंटा समाचार लगा रहता था, मेरे माँ बाप परेशान हो जाते थे। ये स्थिति बन गई है। तो आपके चिंतन और मंथन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी करना पड़ेगा। लेकिन हर चीज़ का जो आरोप है गोदी मीडिया को दे देना, ये भी तो गलत है ना? कि आपको लगता है सिर्फ गोदी मीडिया है, इस वजह से आप लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच रही? आप एक कार्यकर्ता तो हैं, वो तो जनता को ग्राउंड में बता सकते हैं ना चीज़ें।
वो भी आप तो हर नहीं चीज दिखाते हो को आप। बॉडी मीडिया का नहीं, आपको क्या लगता है कि हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं हम पीडीए चौपाल हर बूथों पर लगा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हमारे यहाँ जगह जगह कार्यक्रम लग रहे हैं, हम लोगों को आंकड़े दे रहे हैं, लोगों को फैक्ट बता रहे हैं, वो तो नहीं दिखाता है कोई। वो तो नहीं दिखाता, न लेकिन दिखाएं न जनता को दिखाएं। तो बताएं। तो जनता नहीं समझी होती तो हम सांसद बनकर आपके सामने इंटरव्यू दे रहे होते। मेरे लोकसभा में, मेरे चुनाव में मुझे हराने के लिए 5 लोकसभा के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जगह कार्यक्रम होता था, उन्होंने मऊ को चुना। 5 लोकसभा के लिए सेंटर में उन्होंने मऊ को चुना, आखिरी फेज में था। माननीय योगी जी गए, माननीय रक्षा मंत्री गृह मंत्री जी गए, 40 मिनिस्टर आखिरी फेज में 40 मिनिस्टर वहां कैंप किए थे। नहीं कहना चाहिए, हमारे बड़े भाई हैं, एक गवर्नर साहब हैं, चुनाव में गवर्नर साहब को चाय के नाम पर उतार 17 जगह उनको भेजा गया, जिसमें 13 जगह मैं जीता। तो अगर जनता नहीं समझी होती तो इस बम्बार्डिंग के बावजूद ऐतिहासिक वोटों से मैं जीत कर यहाँ बैठा होता। तो आपके चुनाव प्रचार में तो अखिलेश यादव जी आए, प्रोफेसर साहब आए, शिवपाल यादव आए, डिम्पल जी आई, सभी आए थे आपके प्रचार के लिए। नहीं तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि मेरे चुनाव प्रचार में मेरे नेता है, वहाँ गवर्नर से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, 40 मंत्री आए, सबने वहीं कैंप लगा रखा था, प्रेस्टीज इशू बना रखा था। आपको एक मजे की बात बताऊं, पर मुझे नहीं पता कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। एक बड़ी शालीन हमारी लोकसभा में साथी हैं जो पैनल पर बैठती हैं, संध्या राय जी, बहुत ही संस्कारी शालीन, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनकी वाणी से लेके उनके आचरण तक। संध्या राय जी मध्य प्रदेश के जाटो समुदाय से है, क्योंकि राय वहाँ टाइटिल होता है, टाइटिल से तो समझ नहीं आता, उनको राय बना कर ले जाया गया था कि ये भी राय है। हमारी पार्टी के कुछ नेताओं को तोड़ा गया 5-5 करोड़ देके, और बयान दिलवाया गया कि 13 ही कर देंगे इनकी। जनता ने जवाब दे दिया। जनता समझ रही है, जनता इंतजार कर रही है, और जितना आप गोदी मीडिया को हो, ईमानदार पत्रकारिता को हो, जितना ही लोग जोर जोर से चिल्लाएंगे, जनता के मन में उतना ही जोर जोर से आक्रोश बढ़ता जाएगा। ये हकीकत, मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लीजिएगा और देखिएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है कि कवरेज करने आप लोग, मतलब मैं आपका व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, जाते हो जनता दौड़ाती है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी संस्था ऐसा होना चाहिए कि सरकार से अधिक, विपक्ष से अधिक लोगों को पत्रकारों और पत्रकारिता पर यकीन करना चाहिए। अगर आज वो नहीं है, if there is a crisis of credibility for journalism and journalists, you all should introspect. आपके जन्म दिवस पर अमित शाह जी आपको कॉल करते हैं और मऊ से लेकर लखनऊ तक एक हलचल मच जाती है। क्या कभी बीजेपी से ऑफर आया तो राजीव राय समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं अगर बहुत अच्छा ऑफर मिला तो? आपको लगता है कि इनकम टैक्स का रेट पड़ गया और ऑफर ही नहीं हुआ? 17,500 रुपये मिले थे सर। रेट तो पड़ा ना, और आज भी केस झेल रहा हूँ। जब कुछ नहीं मिला, आपको यकीन नहीं होगा, तो मेरे बेंगलोर में वहीं नहीं पढ़े, मेरे बेंगलोर के घर में पढ़े, मेरे स्कूल कॉलेज में चले, मेरे पीए के यहाँ गए। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कॉलेज के खर्चे को, जो कॉलेज में मेस होता है, अदर एक्सपेंसेस होता है, डिसअलाउ कर दिया। 12 टीजी ख़त्म कर दिया, उस पर टैक्स लगा दिया, उस टैक्स पर पेनल्टी लगा दी। बात होती तब नहीं खत्म हुआ, जुआ अटवा ये हुआ कि ट्रस्ट के इनकम को आप डिसअलाउ कर दिए, इनकम टैक्स एग्जम्पशन विड्रा कर ली, उसको आपने टैक्स और पेनल्टी लगा दिया, हमने ट्रस्ट के पैसे। फिर सेम अमाउंट को आपने चेयरमैन का पर्सनल इनकम भी ट्रीट कर दिया, फिर उस पर टैक्स, फिर उस पर पेनल्टी। जब हम IIT में गए, ट्रिब्यूनल में गए, उन्होंने खारिज कर दिया। उसके खिलाफ फिर चला गया इनकम टैक्स। और आपका क्रेडिट कार्ड का स्वीपिंग अकाउंट क्यों है, आपके खाते से आप 15,000 रुपये आपकी पत्नी को क्यों गए, आपकी माँ को पैसे क्यों गए, आपने सेविंग अकाउंट्स में क्यों डाला, जाकर लाकर तोड़ो, ये करो, कहीं से कुछ नहीं मिला। और आज भी वो केस चल रहा है, आज भी मैं झेल रहा हूँ। सर आप एक सफल व्यवसायी हैं, आप एक बहुत सफल व्यवसायी हैं। आपको जो इन्विटेशन की बात कर रही थी, इस सरकार का अद्भुत इन्विटेशन होता है, जो बहुत मुश्किल होता है जिसको लाना।
इन्विटेशन के रूप में इनकम टैक्स ईडी सीबीआई को भेज दिया जाता है, वही इन्विटेशन, उससे बड़ा इन्विटेशन किसी को नहीं चाहिए। लेकिन सर ये भी डाइजेस्टेबल नहीं था कि आप एक सफल व्यवसायी हैं, आपके इतने स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं और इनकम टैक्स के रेट में सिर्फ 17,500 कैश बरामद होना ये भी डाइजेस्टेबल नहीं है। जंगला, खिड़की, बेड, गद्दा, तकिया, बाल्टी, किचन, कुकर, सब कुछ छान मारा था ना, लाकर। मेरे घर पे सोनार को लेकर आए थे सोना चांदी तोलने के लिए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, सारे वो कर दिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 20 सालों से 25 सालों से इनकम टैक्स भर रहा हूँ, आज तक एक नोटिस तक नहीं आया था। मान लीजिए गड़बड़ी होती तो एक नोटिस तो आना चाहिए कभी। कभी मेरा स्कूटनी में कुछ नहीं किया क्योंकि हर चीज़ प्रॉपर हो रहा था, और अचानक चुनाव से पहले आपने भेज दिया। उसका नतीजा जानते ही क्या हुआ। मेरे आसपास 24 विधानसभा की सीटें हैं, गाजीपुर, बलिया, मऊ और आजमगढ़। यूपी तो जीत गए, 24 में 20 विधानसभा हार गए। ये जनता का आक्रोश था। 24 में 20 विधानसभा में ये हार गए, उसमें बड़े बड़े लोगों का हार। फिर प्रधानमंत्री जी के यहाँ से किसी को BRS दे के भेजना पड़ा, बहुत बड़ा आदमी बनाना पड़ा। उस बड़े आदमी को मेरे यहाँ से ही है, सो जाती है। वो प्रधानमंत्री जी के साथ जब मुख्यमंत्री थे तब से लगे हुए थे, उनको भेजा गया। जाने के बाद उनका रिकॉर्ड सुन लीजिए। अपना वार्ड मेंबर ही हारे, मतलब उनके नेतृत्व में, स्वयं तो नहीं लड़े, स्वयं तो चुनाव नहीं लड़े, अपना वार्ड मेंबर ही हारे। जिस विभाग के मंत्री हैं, नगर पालिका का चुनाव हुआ तो आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी हार उस नगर पालिका में मिली। उनके नेतृत्व में वहाँ एमएलसी का चुनाव भाजपा लड़ी, एमएलसी हारे। उपचुनाव विधानसभा का उपचुनाव हारे, विधानसभा हुआ विधानसभा हारे, लोकसभा का हुआ लोकसभा चुनाव हारे। तो कुछ तो जनता के दिलों में हम लोग जगह बनाए हैं ना, कुछ तो बनाए। क्या कभी बीजेपी से ऑफर आया है इस रेड से पहले? अगर उस ऑफर को स्वीकार कर लिया होता तो शायद रेडी नहीं आया होता। आया था, मैंने बोला ना, अगर ऑफर स्वीकार हो गया होता तो रेडी नहीं पड़ा होता। रेत पड़ने के बाद भी अगर टूट गया होता, झुक गया होता, बिक गया होता तो शायद और बड़ी जगह पर होता, शायद सुकून की जिंदगी जी रहा होता। अभी मैं इनकम टैक्स का केस अटेंड करके आ रहा हूँ। आजकल एजुकेशन को लेकर पूरे देश भर में बहुत बात हो रही है, चाहे वो नीट परीक्षा हो या फिर CBSE के रिजल्ट हो, इस पर क्या कहेंगे? बेशर्मी की पराकाष्ठा है। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है, आजकल लोग कह रहे हैं, मुहावरा कह रहे हैं कि पेपर लीक बा बाकी कुल ठीक बा। समझ रहे हैं? मैं तो उस कमेटी में भी हूँ जो स्क्रूटनी कर रही है संसदीय समिति में। अब चूंकि तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है, इसलिए मैं भीतर क्या बातें होती हो तो नहीं बता सकता, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें। और जब प्रेजेंटेशन करने वाला अधिकारी को मैंने बोला कि जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अपने बम्बार्डर को लाएगा तब भी छेद नहीं पाएगा आपके किले को। और हकीकत ये है कि हर बार पेपर लीक हो जा रहा है, हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। इतना बड़ा माफिया पिछले साल भी हम लोग ने, मैंने स्वयं भी उठाया था। और जवाब आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं बेबाकी से बिना डरे हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपनी नाराजगी व्यक्त करूंगा। पिछले साल जब गया था तो आपने क्लीन चिट दे दिया, CBI ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। उस समय अगर कड़ा फैसला हो गया होता तो आज नीट का ये दुर्भाग्य नहीं हुआ होता। और CBSE में एयरफोर्स लेके जाएंगी। अरे एयरफोर्स के जो हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने कहा था, जो उनको चाहिए वही दे दो टाइम से, जो चाहिए, जानते हो भी कि डिलीवर टाइम से नहीं होता, आप एग्रीमेंट साइन करते हो, वही कर देते। आप एयरफोर्स से पेपर ले जाओगे। पहले एक जमाना हुआ करता था, जब बड़ी घटना ऐसी हो जाती थी तो मंत्री लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे। नैतिकता तो बची नहीं, नज़र में लाज बची नहीं। और मंत्री जी कहते हैं, किसी पत्रकार साथी ने बोला कि पिछले साल आपने स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, आपने एक्शन नहीं लिया। तो बोले तो विपक्ष के लोग रहते हैं उसके बारे में। उन्होंने, पार्लियामेंट का हिस्सा होता है स्टैंडिंग कमेटी, मेजॉरिटी सत्ता पक्ष का होता है। अब इसको ढीठपन कहे, थिक स्किन कहे, बेशर्मी कहे, क्या कहे। सर क्या बीजेपी शिक्षा को लेकर बहुत सीरियस नहीं है? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाला रियल यूनिवर्सिटी के पर कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं?
माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है ना वाराणसी, बीएचयू मान सम्मान का प्रतीक है। मान सम्मान का प्रतीक है। हम गए थे कमेटी में वहाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इंचार्ज वाइस चांसलर, इंचार्ज रजिस्ट्रार, इंचार्ज प्रॉक्टर, इंचार्ज डीन, इंचार्ज ट्रॉमा सेंटर, ये कैसा होगा? हम लोगों ने कहा कि क्या तमाशा है। कमेटी तब एक किसी आरएसएस के लोगों को तुरंत 6 महीना में वाइस चांसलर बनाया गया। एनटीए के डायरेक्टर डीजी का 1.5 साल तक पद खाली रहता है। आपको 140 करोड़ लोगों में कोई नहीं मिलता है, आप पद खाली रहता है, आप सीरियसनेस से बोलते हो। ये सरकार चाहती नहीं कि बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे तो रोजगार मांगेंगे, शिक्षित होगा तो आपका फर्जी ज्ञान का भंडाफोड़ करेंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो आपसे सवाल करेंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो कहेंगे हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और शिक्षित हो जाएंगे तो ये भी बोलेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो बात मैंने कहा था पार्लियामेंट में कि आप 10 साल से डंका पीट रहे हो, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए। और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को गणित समझ में नहीं आती, जो मैंने पार्लियामेंट में पूछा था कि अगर 2 करोड़ हर साल रोजगार दे रहे हो, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए, तो 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज देते हो, 79 करोड़ 99,09,999 क्यों नहीं हुआ? वो 80 करोड़ क्यों है? किसको आप समझाना चाहते हो? तो फिर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। अरे बच्चा भी 3 साल बाद पैरों पर चलने लगता है, 10 साल से आप हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। कितने कमजोर आपके हाथ हैं फिर? इसलिए सरकार शिक्षा के खिलाफ है। इसलिए एनसीईआरटी, आपको पता है मैंने एक सवाल पूछा था, एनसीईआरटी से किताबें जानी चाहिए। बिल्कुल। एनसीईआरटी की किताबें स्कूलों में नहीं जा रही है। आप अमेजोन खोलिए, अभी अमेजोन खोलिए। जब मैंने सवाल पूछा तो बोला नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तुरंत अमेजोन का वो खोला और एनसीईआरटी की जो किताबें 60 रुपये की, 160 रुपये का अमेजोन पर बिक रहा है। ये गोरख धंधा आपको लगता है बिना सरकारी संरक्षण हो सकता है? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, जो कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थे, उसको एलिजिबल बना के उसको क्यों काम दिया गया? कौन सी ऐसी मजबूरी थी? कौन सी ऐसी मजबूरी थी? अभी हमीरपुर में पुल हादसा हुआ है, एक दिन पहले ही 6 लोगों की मौत हो गई। भ्रष्टाचार नहीं है? पुल बनते बनते गिर रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं है? तो सर विपक्ष इन मुद्दों को इतनी प्रखरता के साथ क्यों नहीं उठाता? पहले जब ऐसे मुद्दे होते थे, चाहे शिक्षा के हो, चाहे रोजगार के हो, चाहे गैस सिलेंडर के जो रेट बढ़े उसके, चाहे पेट्रोल के, लोग सड़कों पे आकर हंगामा प्रदर्शन किया करते थे। 4 दिन पहले हम लोग गए थे। लेकिन विपक्ष क्यों नहीं कर रहे? हर जिला, आपको शायद पता नहीं, मैं आपको आज वीडियो भेज दूंगा। हर जिले में समाजवादी पार्टी के लोग डीएम ऑफिस पर जाकर घेराव कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। पहले जब विपक्ष सड़कों पर उतरता था तो उसको समाचार माध्यमों में जगह मिलती थी। अब आता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कि क्या चलाना है और क्या दिखाना है, इसलिए आज नहीं दिखाते हैं। और जब पहले आप लोग दिखाते थे तो औरों के मन में जोश आता था कि वहां लोग सड़कों पर। इसी समाचार माध्यम ने एक हमारी बहन को गैस के सिलेंडर के साथ सड़क पर बैठे हुए दिखाया था ना। उनकी स्मृति भी खो गई और मीडिया की स्मृति से भी स्मृति गायब हो गई, नहीं दिखाते हैं। सिलेंडर लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया था। सर अभी नीट का जो एग्जाम है वो री एग्जाम कर रहे हैं उसे, बट उसमें सेना लगाई जा रही है, तो क्या आप सेना लगाई जाएगी? इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये सेना का काम है। अगर हर काम सेना को करना है तो इस नालायक सरकार को एक दिन मेरी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। क्या हमारे सेना के पास कम काम है? क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित है? आप हर चुनाव में आएंगे बोलेंगे कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए। 11 साल से घुसपैठिए आ रहे हैं, 12 साल से घुसपैठिए आ रहे हैं। सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? कैसे आ जाते हैं? क्यों आप सत्ता में बैठे हुए? जब आप वहां से, आप ममता पर आरोप लगाएं, आप शिबू सोरेन पर आरोप लगाएं, आप विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाएं, अगर 200, 300, 400, 500 किलोमीटर चलकर कहीं चला जाए तो वहां का आदमी तो आरोपी हो गया। लेकिन जिसकी काम रखवाली है, जिस चौकीदार का काम चौकीदारी करना है, उसके चौकीदार रहते हुए और घुसपैठिए घुस रहे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। किसकी जिम्मेदारी बनती है? सर शिक्षा के साथ साथ आप लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी सवाल खड़े करते हैं। क्या है उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य माफिया? स्वास्थ्य माफिया तो कोडिन सिरप ने एक्सपोज किया। स्वास्थ्य माफिया ये है कि आप किसी अस्पताल में चले जाओ। मैंने अपने यहाँ दिशा की बैठक में अधिकारियों को टाइट किया। मेरे साथ भी एक डॉक्टर ने अभद्र व्यवहार किया था। वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। मैं और किसका संरक्षण में? क्योंकि शिक्षा जो स्वास्थ्य मंत्री है वही संरक्षण देता है, वही संरक्षण देता है। आप बताओ, मैं सांसद हूं,
लगातार शिकायतें आ रही। मैं पढ़ा लिखा सांसद वहाँ के सीएमएस को साथ में लेकर जा रहा हूँ, उसके सीएमएस को साथ में लेकर जा रहा हूँ, और कहीं कोई बवाल ना हो इसलिए मैंने इतना सुनिश्चित किया कि जैसे हम गए डॉक्टरों के चैम्बर में तो वहाँ दलाल बैठे थे बताने के लिए कि डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक, हमने कहा कि अगर यहाँ इशू बनाऊंगा तो अननेसेसरी बनेगा। मैंने बोला सीएमएस को बोला आप नोट करते रहिए, इसके बाद हम चल के चैम्बर में डिस्कशन करेंगे। जो हमारे सांसद निधि से होता है देने के लिए तैयार है, सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, सुविधा उतरनी चाहिए। एक जो डॉक्टर बाद में पता चला कि उसके ऊपर पहले से भी कई एफआईआर है, पारिवारिक समस्याएं भी उसकी ऐसी ही रही है, अब उसको मैं नहीं कहना चाहता। कभी किसी पत्रकार ने एक्सपोज किया था तो उसको हेलमेट चला कर मार दिया था। वहाँ एक बुजुर्ग जमीन पर लेटे हुए थे, वहाँ को उठा कर हमने बैठवाया, हम गए तो वहाँ भीड़ लगी हुई, तो उसने सोचा मैं भीड़ लेकर आया। अब बताइए अहंकार वो मेरे पर ही बरस पड़ा। सीएमएस को बुरा लगता है, साधुवाद देता हूँ, वो डांटते भी हैं, शो का नोटिस भी इशू करते हैं। पहले आप पूरा अपना इंफॉर्मेशन सही रखिए, पता करिए कि कितना डॉक्टर यहाँ पे। What nonsense you're talking? What nonsense you're talking? What nonsense you're talking? अब मेरा इंफॉर्मेशन मैं चेक कर रहा था, देख रहे बापू मेरा तरीका है। आप कैसे बात कर रहा है? मैं क्या बोल, मैंने कुछ बोला? मैंने कुछ बोला तुमको? मैंने कुछ बोला? वो बोल रहा हूँ, मेरा क्या है? रुको, इना हमारे साथ बदतमीजी नहीं, हमारे साथ वही गिरा है, वही मैं कुछ नहीं लिया। आप डॉक्टर हो ना? नेतागिरी जाके बाहर करो, काम करने दो यहाँ पे। सुनिए डॉक्टर साहब, क्या बोले हो? रुको यार, ये साथ सेंड हिम फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट। मैंने क्या कुछ बोला? मैंने कुछ बोला? हाउ डेयर यू स्पोक टू मी लाइक दिस? हाउ डेयर यू स्पोक टू मी लाइक दिस? आई हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। तुम लोग सबको समझ लोगे, कुछ भी बोल दोगे? मैंने कुछ बोला? मैंने क्या बोला? आपने जाकर इन्फॉर्मेशन सही करिए। किसका कौन गॉड फादर है आपका? इतने डॉक्टरों से बात किया, किसी ने? यू आर नॉट फिट टू बी डॉक्टर, अंडरस्टैंड? चलो शांति से रहो ना। अरे बाहर इसको नोटिस इसको करिए। मैं इसको करिए, सस्पेंड करिए। और संरक्षण देने वाला माफिया का सरगना रात में अपने मंत्रियों के साथ, स्थानीय मंत्रियों के साथ दबाव डालकर पुलिस को भेजता है डॉक्टर के पास कि आप सांसद के खिलाफ शिकायत करो। उन लोगों ने कहा, आईएमए ने कहा कि नहीं, हमें बहुत दिनों बाद ऐसा सांसद मिला है, हम शिकायत नहीं कर सकते। फिर रात को 2 बजे पुलिस जाती है, फिर दबाव डालती है, फिर शिकायत नहीं मिलता है। तो बोलते हैं अच्छा, उन्होंने कहा कि हमें 100 का नोटिस सीएमएस ने दिया, हम उसका जवाब देंगे। अच्छा, क्या 100 का नोटिस मिला है? उसकी कॉपी दे दो। और चोरी छुपे मेरे ऊपर एफआईआर कर देता है एसपी। वो एसपी मेरे ऊपर एफआईआर कर देता है। अहंकार देखिए। जब मुझे पता चलता है तो मैं बोलता हूँ तो बोलता हाँ ख़त्म कर देंगे ये कहानी को। आकर मैं यहाँ प्रिविलेज मूव करता हूँ। प्रिविलेज मूव हो, स्पीकर से मिलता हूँ, उन्होंने बोला आप एक कंप्लेन दो, हम प्रिविलेज में इसको टेकअप करेंगे, बहुत गलत हुआ है। उसके बाद अगली बैठक में जाता हूँ, एक मासिक बैठक होती है, तो एसपी का एरोगेंस देखो, कहता है कि आपने हमारे खिलाफ प्रिविलेज मूव किया है, अब मुझे मजबूरी में एक और केस खोलना पड़ेगा। फिर मैंने उसको कायदे से समझाया कि जितना पढ़कर आईपीएस पढ़े हो उससे ज़्यादा लोगों को पढ़ाकर मैं भेज चुका हूँ, करके देख लो। फिर हम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब का भी धन्यवाद देना चाहिए, उनको बोलने का मौका नहीं मिला। इनको समझ में आ गया कि गलत आदमी से पाला पड़ गया है। पहली डेट को हाई कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिए, केस विड्रॉ कर लिए। वो प्रिविलेज आज भी पेंडिंग है। तो आप माफिया कहे तो इनको अहंकार कहाँ से आता है? संरक्षण कहाँ से मिला? दवाइयाँ नहीं मिलती है। जिस एम्बुलेंस के समाजवादी एम्बुलेंस सेवा हमने शुरू किया था, जिन डॉक्टरों में जिन ड्राइवरों ने अपनी जान पर खेलकर पूरे कोरोना काल में कोरोना मरीजों को ढोते रहे, उनको इको गार्डन में 6-6, 8-8 महीना तक धरने पर बैठना पड़ा। उनकी नौकरी खा गए सब। दवा माफिया हर अस्पताल से बंधा हुआ है। बाहर आप प्रैक्टिस करो, इतना रुपया फिक्स है। मैं बड़ी बेबाकी से आरोप लगा रहा हूँ। और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, मैं बहुत सम्मान करता था उनका। मैं 2 बार व्यक्तिगत रूप से मिला, हर बार नहीं मैं कार्रवाई करूँगा। 2 साल हो गए, लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं। उन लोगों को गलत आदमी को छू दिया इस बार। सर, आप कह रहे हैं आप छोड़ेंगे नहीं, गलत आदमी को छू लिया है। संसद में आप बहुत मुखरता से अपनी सारी बातें रखते हैं, आपकी रील्स बहुत वायरल होती हैं, फिर भी आप आरोप लगाते हैं सरकार पे कि आपका माइक ऑफ है।
मैंने तो माइक सबूत ऑफ भी है और आवाज आप उठा भी रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब देखो उससे भी अगर पीड़ा हो किसी को कि माइक ऑफ होने के बावजूद आप क्यों बोलते हैं, तो हम बोलेंगे जरूर। आपको बोलने दिया जा रहा है ना। मैंने आप मैंने ही परसेप्शन बना रहे हैं कि आप ना विपक्ष ना बोलने मैंने ही नहीं उसका दिया जा रहा है। आपने देखा, मैंने आप देखा, एक शब्द भी देखिए, मैं तो रिकॉर्ड की बात कभी, इसलिए मेरे बातों पर विपक्ष को मौका नहीं मिलता शोर शराबा करने के, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ। जब मैंने कहा माइक ऑफ वाली बात नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो मैंने स्पीकर साहब से कहा कि उधर निशिकांत दुबे, आप नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, उनके चरित्र पर लांछन उठा लगाना, व्यक्तिगत चरित्र पर, जो आदमी इस देश में, हमारे देश का संस्कार भी इस बात की इजाजत नहीं देता है, वो जब तक बोलता रहे माइक ऑन रहा। और स्पीकर साहब कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है माइक, तो मैं तो यही पूछ रहा था कि किसके हाथ में, जो वो गाली भी देते हैं तो माइक ऑफ नहीं करता, इधर विपक्ष कुछ भी बोल देता है तो माइक ऑफ हो जाता है, किसके हाथ में है? तो मैं तो सबूत के साथ बोला ना, क्यों नहीं माइक ऑफ हुआ? जब इंदिरा जी को, नेहरू जी को गाली दिया जा रहा था, उनके चरित्र का हनन हो रहा था, तो क्या संस्कार की बात थी? हमारे भारतीय संस्कार इस बात की जाए, सांसद को छोड़ दीजिए, सांसद को छोड़, सांसद तो लोकतंत्र का मंदिर है, बहुत बड़ी चीज है। क्या हमारा संस्कार इस बात की इजाजत देता है कि जो आज से 50 साल पहले चला गया उस दुनिया से, उसके चरित्र पर उंगली उठाए? हम सवाल तो करेंगे, पूछेंगे, चाहे माइक ऑफ हो या ऑन। माइक ऑफ हो या ऑन हो, करेंगे। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, सबसे ज्यादा संख्या दलित वोटर्स की है। दलित वोटर्स बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि वो मायावती के साथ ही रहा है और एक इंटैक्ट वोट है दलितों का। क्या आपको लगता है कि आपने मायावती के वोट बैंक पर भी सेंध लगाई है? सेंध सब तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि समाजवादियों ने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है। उसका सुखद परिणाम ये रहा कि समाज का हर वर्ग उनको दिल खोल कर आशीर्वाद दिया, और अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम लोगों ने सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां लोकसभा में हराकर साबित कर दिया। क्या 2027 विधानसभा चुनाव में मायावती जी सक्रिय रहेंगी? तो मायावती जी जवाब देंगे, बीजेपी जवाब देगी, उनका जवाब तो बीजेपी दे सकती क्या है। गठबंधन का हिस्सा हो सकती है मायावती? वो जवाब बीजेपी देगी मायावती जी के बारे में, मायावती जी स्वयं देंगे। सर, मायावती और अखिलेश जी के बारे में कहा जाता है कि बुआ और बबुआ की जोड़ी है। क्या ये समीकरण अभी भी है? जो समीकरण पीडीए का बना है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, जिस समीकरण ने हमें जीत दिलाया है, वही समीकरण से हमारे साथ है। कांग्रेस को कितनी सीट मिलने की उम्मीद है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार बोल चुके हैं, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जहां जहां वो बताएंगे कि हमारे अमुक उम्मीदवार हैं और इस समीकरण से हम जीत सकते हैं, जहां दोनों राष्ट्रीय नेतृत्व को लगेगा हाँ ये सीट जो जीत सकता है उसको दिया जाएगा। सब बात करते हैं पश्चिमी यूपी की, जहां पर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी है, उसके वोटर्स कम है, जाट लैंड ज़्यादा है, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का होल्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ऐसा एरिया है जहाँ पे मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ा करते थे, बट फिर भी कभी गढ़ नहीं बन पाया ये। अभी हमारी पहली रैली नोएडा में हुई थी और प्रधानमंत्री जी के रैली के आसपास हुई। उस रैली ने अपने आप में बड़ा संदेश, दादरी की जो रैली हुई है अभी, उस रैली ने अपने आप में संदेश दे दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के होश इतने उड़े हुए हैं कि सारे इंजन आपस में घबरा कर टकरा रहे हैं। देख रही होंगी यहाँ से कई राउंड के बाद, महीनों बाद, सालों बाद कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है, पर्ची पर पर्ची जाती है, फिर हफ्तों दिन तक विभाग नहीं बैठते हैं, फिर पर्ची जाती है, फिर वो यहाँ वहाँ होता है। ये सामान्य प्रक्रिया तो नहीं थी। सर, पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम की राजनीति होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम वाले इलाके भी हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जाटलैंड भी है, और यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लास्ट इलेक्शन में एक आया था कि बटेंगे तो कटेंगे। तो अभी हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे फोकस कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति पे फोकस कर रहे हैं, या फिर हम विकास की या शिक्षा की बात करेंगे? पीडीए ने कहा कि न हम बटेंगे न कटेंगे, हम विकास की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे। हमें एक ऐसा नेता माननीय अखिलेश यादव जी के रूप में मिल गया है जो प्रोग्रेसिव थिंकर है, पढ़ा लिखा है, दुनिया को देखा है, और जो विकास की बातें करते हैं, और जिन्होंने साबित कर दिया कि जो आज तक आप कभी नहीं कर पाए थे, चाहे 4 लेन की बात हो, कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि उस जमाने में तो लग्जरी माना जाता था ना लैपटॉप। बड़े लोगों के बच्चे जब जाते थे तो गरीबों के घर देखा करते थे कि कैसे लैपटॉप क्या होता होगा अभी तक।
18 लाख गरीब बच्चों के घरों में लैपटॉप एक साथ बांट दिया गया। पहली बार एयरफोर्स के विमान उतरने शुरू हुए, 2.5 साल में मेट्रो चलने लगी, 4 लेन बनने लगे, IT सेंटर बना, डेयरी बनने लगे। सरकार घबरा गई कि अब प्रधानमंत्री 56 इंच वाला सीना, आपको याद है कहाँ से डायलॉग शुरू हुआ था 56 इंच वाला? आपको याद नहीं होगा, मोदी जी ने कहा था, नेताजी 24 घंटे बिजली ऐसे नहीं मिलती है गुजरात में, 24 घंटे बिजली देने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। आज क्या हाल है आज बिजली का, कितना बिल दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को धोआ, और मैंने उसको एक्सपोज किया। आपको पता है हम लोगों ने पार्लियामेंट में सवाल उठाए, स्मार्ट मीटर पे आप लोगों ने तो मंत्री का जवाब आया कि ये ऑप्शनल व्यवस्था है, कंपलसरी नहीं है। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य से मंत्री भी हमारे यहाँ के हैं, हमारे यहाँ जबरदस्ती हर घर में स्मार्ट मीटर छापे मार के गरीब के घर के जिसका 4 लाख का मकान, उसको 5-5 लाख रुपए का फाइन पेनल्टी। आप भी लोग देख रहे हैं। उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाना, दिशा की बैठक होती है, उसका चेयरमैन सांसद होता है, मैं था। मैंने दिशा के बैठक में कुछ नहीं किया, माननीय मंत्री का, भारत सरकार के मंत्री का लोकसभा में दिया गया बयान को सुना दिया। और जब पूछने लगा अधिकारियों से तो बगले झांकने लगे। एक कंपनी से साठ गांठ करके लूटने के लिए बिल में भी और मीटर में भी। और सुबह तक मंत्री जी समझा रहे थे कि जैसे मोबाइल फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, उसे स्मार्ट मीटर होता है। शाम तक उनको वापस लेना पड़ा। अभी भी हमारी मांग है कि जितने स्मार्ट मीटर फर्जी लगे हैं उसको वापस करके लोगों का पैसा वापस दिया जाए। सर कहाँ गया 56 इंच का सीना? सवाल कौन करना चाहिए? विपक्ष उठाए सवाल ये? हम तो पूछ रहे हैं, आप दिखाइए, पूछिए, दिखाइए। आप तो दिखा, आप मतलब देखिए, सच्चाई है कि जो लोग लोकतंत्र में, पत्रकारिता में यकीन करते हैं, जैसे आप हो, आप किसी भी चैनल पे काम कर सकते हैं। जो आजकल यूट्यूबर्स को मिलियंस और बिलियंस में व्यू आ रहे हैं, ये वही लोग हैं कभी जो किसी चैनल पे काम क्या करते हैं। उन्होंने शायद अपने अंतरात्मा को गिरवी रखना गंवारा नहीं समझा, तो आप लोग दिखाने आ गए। आप लोग आ गए तो उत्तर प्रदेश सरकार एक पता ना आप उसका हिस्सा बनी कि नहीं बनी। अब उनको भी खरीदने के लिए भाई बड़े चैनलों पर तो कब्जा कर लिया। प्रेरणा राय पर केस वापस क्यों हो गए? आपने चैनल दे दिया, केस वापस हो गए। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूट्यूबर का रेट बांध दिया 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख। उनका महिमा मंडन करो, मत दिखाओ। मैं दाद देता हूँ, ऐसे पत्रकारों को सैल्यूट करता हूँ जो आज भी नहीं बिके, नहीं झुके, नहीं और सच के साथ है। और ऐसे पत्रकार लोकतंत्र के रक्षा में बहुत मदद कर लें, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। देश ऐसे थोड़े चल रहा है, इतने विध्वंसक लोगों को बैठे हुए भी। सर ये चीज़ तो पहले भी थी, ये चीज़ आज भी है। अभी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हर काल में रही है। किस चैनल को NDTV की तरह टेक ओवर किया गया? एक उदाहरण दीजिए, किस चैनल को किया गया? 14 से पहले कितने चैनल कॉर्पोरेट हाउसेस के कब्जे में थे? आप बताइए। लेकिन सरकार का चाहे ना चाहे से दबाव तो रहता ही था। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं होता था हस्तक्षेप, पर एक दबाव तो रहता था। अगर दबाव रहा होता ना, ये कांग्रेस जिम्मेदार है। दबाव रहा होता तो जिस तरह का झूठी नैरेटिव 14 से पहले अच्छे दिन आएंगे पूरे वायरल किया गया, वो झूठी नैरेटिव दिखाने की हैसियत किसी चैनल में नहीं होती। जिस तरह आज FIR हो गई, जेल में डाल दिया जाता है, नोटिस थमा दिया जाता है, उस तरह का सरकार कर दी होती तो। सब बात करते हैं हम नैरेटिव की। अच्छे दिन आएंगे एक नैरेटिव था जो बहुत चला, लेकिन ऐसा ही एक नैरेटिव अखिलेश यादव जी के लिए भी चलाया गया था, काम बोलता है, और वो बहुत ज्यादा चला। ऐसा नहीं कि लोगों तक वो कैंप पे नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी लोगों ने उनके काम को इग्नोर किया। हमने बोला काम बोलता है, लेकिन काम नहीं बोला ना। हमने बोला काम बोलता है। मीडिया ने साबित किया कि नहीं, झूठ ज्यादा जोर से बोलता है। इसीलिए आज एक भी मीडिया ने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दे रहा था कि कभी कोई ये नहीं पूछता मोदी जी इंटरव्यू क्यों नहीं देते, 56 इंच का सीना क्यों नहीं बन पाया। जो बात मैं उठाता हूं उसको नहीं दिखा पाते हैं, नहीं सवाल। इंटरव्यू तो देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। इंटरव्यू आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। आप थकते क्यों नहीं हैं, बटुआ रखते क्यों नहीं है? अगर ये इंटरव्यू है तो हे प्रभु, ऐसे इंटरव्यू देने वाले लेने वाले को चरणों में हमारा प्रणाम, आप दूर ही रहिए। सर आपने नेताजी के साथ भी काम किया है और आप अखिलेश यादव जी के साथ भी बहुत काम कर रहे हैं। क्या अंतर दिखता है आपको नेताजी की राजनीति में और अखिलेश यादव जी की राजनीति में? मेरा सौभाग्य है
हमने गांधी को, जयप्रकाश नेहरू को, लोहिया को नहीं देखा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य है कि मैं बड़ा छोटा नहीं, वो सीनियरिटी में बता रहा हूँ। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, मेरे गुरु स्वर्गीय दिनेश्वर मिश्रा जी, श्रद्धेय नेताजी, 3 महान विभूतियों के चरणों में रहकर राजनीति का ककारा सीखा। तीनों अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, तीनों से बहुत कुछ सीखने को मिला। नेताजी ने संघर्ष करके किसान के गरीब परिवार से पैदा होकर साबित कर दिया कि गरीब को दर्द को अगर समझोगे, उनके हक के, उनके हित की लड़ाई लड़ोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के दिलों में जगह बनाओगे। हाँ, जब नेताजी की राजनीति था उस समय दौर अलग था, वो अपने दौर में सफल रहे। अखिलेश जी की राजनीति का दौर में, नेताजी की राजनीति में लोहिया से शुरू हुआ, मोदी युग शुरू होते होते नेताजी बीमार पड़ना शुरू हो गए। अखिलेश जी जब से शुरू किए तो ये राज देख रहे हैं। तो दोनों अपने काल के हिसाब से, दोनों में मुझे कोई कमी नहीं दिखी। यही एक वजह है सबसे बड़ी कि तमाम दबाव, तमाम छापे और लालच के बावजूद मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर न कभी गया, न कभी जाऊंगा, न कभी जाएंगे। न कभी जाऊंगा। क्या अखिलेश यादव पीएम बन सकते हैं? निश्चित रूप से पीएम बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई विकल्प नहीं है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि 29 में बनेंगे कि 34 में बनेंगे, जनता के पे छोड़ रहा हूं, लेकिन ही इज अ प्राइम मिनिस्टर मटेरियल, ही हैज गॉट ऑल द क्वालिटी व्हाट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर शुड हैव। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये मौका मिलेगा तो उस ऊंचाई पर देश को ले जाएंगे कि अच्छे दिन सच में आएंगे, जुमलों में नहीं आएंगे। सर, नेताजी के बारे में कहा जाता था कि उनकी ग्राउंड में बहुत अच्छी पकड़ है, वो लोगों को बाय नेम जानते हैं, और ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं वो चूक कर रहे हैं कि ग्राउंड पे वो बहुत ज्यादा नहीं है, लोगों से वो बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे, उनका अपना एक सर्किल है जिससे वो अपनी सारी रिपोर्ट्स लेते ये हैं। टोटल क्या ये सच है? एकदम गलत है। आज भी मैं अखिलेश जी से हमेशा कहा करता हूँ, देखो मैं टीचर हूँ, मैंने हजारों लोगों को पढ़ा कर भेजा है, हमारे हजारों लोग हर साल पढ़ते हैं। मैं आज भी आश्चर्य कर जाता हूँ, आज भी आश्चर्य कर जाता हूँ कि कैसे उनको इतना याद रहता है। अभी मेरा एक बड़ा वाला बेटा मैनचेस्टर में पढ़ता है, जयपुर का विजन इंडिया जिसका चीफ कोऑर्डिनेटर मैं हूँ कार्यक्रम था, वो आया था तो पापा मुझे भी देखना है गया। लोग फोटो खिंचवा रहे थे, उसको देखते ही बोलते हैं इनके साथ तो मेरा बहुत पुराना फोटो है। पुराना फोटो, आज लड़का जवान है, जब वो पैदा हुआ था तो उसके गोद में लिया हुआ फोटो इनके पास है। अब बताओ, भीड़ में से नाम देकर रखा, कोई दोबारा आ जाए मिले, तुम तो परसों मिले थे ना, तुम तो ये मिले थे ना। ये अद्भुत कला विरासत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिली है। ये अद्भुत कला में ये है कि सोशल मीडिया का जमाना है, नया युग है, तो युग के साथ वक्त साथ अपने को ट्यून कर लेना। जितना दिन भर वो लोगों से मिलते रहते हैं, मीडिया आरोप लगाता है, जितना वो चलते हैं, नेताजी भी उतना ही चलते थे। नेताजी के को उस जमाने में, उस समय वो सौभाग्य नहीं था कि बैठे बैठे अपनी बात बहुत लोगों के पास पहुंचा सके, इसलिए उनको जाना पड़ता। आज जिस माध्यम का उपयोग सारे लोग करते हैं, उस माध्यम का भी सदुपयोग करते हैं। जरूरत पर पीड़ित के घर भी जाते हैं, जगह जगह कार्यक्रम भी कर रहे हैं। पूरे देश में भी हम लोग विजन इंडिया का कार्यक्रम कर रहे हैं, अब यूपी में शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वक्त के साथ अपने को ढालकर, बदले हुए वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ, पीड़ितों के साथ खड़ा हो जाना, लोकतंत्र के लिए खड़ा हो जाना, वही सच्चे नेता की पहचान होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि लीडर विदाउट विजन इज ए कार विदाउट इंजन। तो विजनरी नेता की बात आएगी तो अखिलेश जी को मैं सबसे ऊपर रखूंगा, बिना किसी लपेट चपेट के, बिना किसी चाशनी के। इसलिए नहीं कि मेरे नेता है, इसलिए कि मैंने बहुतों को बहुत करीब से देखा है। सब परिवार में सब ठीक है आप? क्योंकि कहीं ना कहीं चाचा भतीजे के जो बीच की लड़ाई थी वो एक चुनाव में बहुत भारी पड़ी थी, अब सब ठीक है? कोई नहीं है, सब लोग साथ हैं, सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, और सब ने साथ थे तो हमें जीत मिली। इसने और विश्वास को और बढ़ाया है, और ये साथ भगवान के आशीर्वाद से हमेशा बना रहेगा। अपर्णा यादव बीजेपी छोड़कर सपा में आएंगी? वो पारिवारिक मामला भी है और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी मामला है, इसलिए उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा।
क्योंकि पोस्टर्स काफी चल रहे हैं सोशल मीडिया पर चलो। कि स्वागत है अपर्णा यादव जी का। आप लोग करते होंगे बस भाई, सबको अपना हक है बात रखने का। यही तो हमारे पार्टी में सबसे ज़्यादा है कि सब बोल लेते हैं, सबको बोलने का अधिकार है। सर, आपने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को बेरोजगार बोल दिया था। मैंने कॉन्टेक्स्ट अलग लिया था। मैंने ये बोला था कि कभी किसी नेता, मंत्री, IAS IPS का बच्चा क्यों नहीं कांवड़ में जाता है, क्यों नहीं जाता? आपने देखा है किसी उद्योगपति का बेटा कांवड़ में जाता है? आप बताइए, किसी का विजुअल दिखाइए, क्यों नहीं जाता है? तो ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? क्यों बेचारे बेरोजगार हैं तो अपना वहाँ भी मन माराते हैं। इसका मतलब नहीं कि सारे बेरोजगार ही है, लेकिन सच्चाई ये है। आप इसको कैसा भी नैरेटिव पेश करिए, किसी बड़े अब व्यापारी का बेटा, बड़े नेता का बेटा, सांसद, विधायक, मंत्री का बेटा, चाहे किसी पक्ष का हो, उद्योगपति का बेटा, IAS IPS का बेटा, इंस्पेक्टर का बेटा, कभी किसी कांवड़ यात्रा में नहीं दिखाई देता है। अगर उनके पास अगर अपना होटल चला रहा है, एक पेट पाल रहा है, तो 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन टाइम नहीं होगा कि होटल को बंद करके कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े। सच्चाई है। इसका मतलब नहीं कि श्रद्धा कम हो गई या कम सनातनी है, या जो लोग रोज मंदिर नहीं जाते हैं वो कम वो हिंदू हैं, या उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है, वो दिखाते नहीं। मैं तो बेबाकी के लिए जाना जाता हूँ, और अगर मैं गलत कहा कोई तथ्य तो आप कह दीजिए कि नहीं। हमने देखा है कि बहुत सारे सांसदों के बेटे के जाते हैं, अफसरों के बेटे जाते हैं, दिखाई नहीं देता। लेकिन सर, बेशक सांसदों के बेटे नहीं जा रहे, लेकिन कई लोग आस्था से भी जाते हैं। मैं ये नहीं कहा कि सारे बेरोजगार हैं, इतनी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। अगर उनको रोजगार मिला तो वो संख्या अपने आप में कम हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। इसको कैसे आज फिर दोहरा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब कि नहीं सारे अराजक हैं, सारे बेरोजगार हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं कभी नहीं कहा। आपको पाकिस्तान से भी जान से मारने की धमकी आई थी? पाकिस्तान तो खैर दुश्मन है। जिस माफिया को खत्म करने की बात कर रहे थे कल योगी जी मेरे लोकसभा में खड़ा होकर, और मैंने कल कहा था उनसे जाने से पहले कि आप पता कर लीजिएगा, चंद दिनों पहले रेलवे का कार्यक्रम था, उसी माफिया के लोगों ने वहाँ भी मेरे जान से मारने की कोशिश करी। जान से मारने का उनका डिजाइन ये था, सरकार भले न माने, संज्ञान में न ले, कि गाड़ी के आगे जैसे फिल्मों में होता है, गाड़ी खड़ा कर दो, जाम कर दो, ड्राइवर भगा दो, चारों तरफ से भीड़ घेर ले, कोई धीरे से आकर ठोक दे। वो तो ऊपर वाले के है ना, कि आपस में बच्चे सब लड़ाई में फायरिंग हो गई, लोग आ गए। सर, बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की, जिनसे बड़ा ही प्रेम वाला संबंध है आपका। कभी वो कुछ कहते हैं आपको, कभी आप कुछ कहते हैं, और आप तो बहुत बार उन्हें खुले मन से अहंकारी बोलते रहे हैं। क्या समस्या है ओम प्रकाश राजभर से आपको? पता नहीं क्यों आप लोग उनको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं उनके बारे में नहीं बोलता, मैं खाली इतना बोलता था कि जितना तीनों बाप बेटा बोलेंगे, उनका बकाइटिस के मरीज हैं तीनों, जितना बोलेंगे मेरे वोट बढ़ाने की मशीन है, वो बोलते गए, मेरा वोट बढ़ता गया। तो जिनको एक बार मरीज कह दिया मैंने कि बकाइटिस के मरीज हैं, तो उनके बकाइटिस पर हर बार जो बकबकाता रहता है, आपने इजाद की है। जो बकबकाते होते हैं, आर्थराइटिस, इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसीलिए ये लगातार बोलने की जो बीमारी है, तो उनको दवा की जरूरत है, जवाब की थोड़ी जरूरत है। और दवा जनता ने दे दिया, वो कब क्या बोलेंगे। कल योगी जी के साथ मंच पर बैठकर अखिलेश जी को सुना रहे थे, अखिलेश जी के साथ मंच पर बैठे थे, तो योगी जी को चल सन्यासी मंदिर में सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा चोर बता रहे थे। तो ऐसे लोगों को राजनीति में अब क्या कहूँ, इनको दुर्भाग्य है जो अपने दम पर एक सीट न जीत पाए, वो सरकार बनाने बिगाड़ने की बात करता है। और इनकी बिरादरी वाले इनके सुनते क्यों हैं? कौन सुना होता तो मैं 5 लाख वोट मिला होता मुझे। बिरादरी वाले सुने होते तो भारतीय जनता पार्टी के वोट प्लस इनके बिरादरी। अहम इनका जो कास्ट समीकरण की मैं बात करूं, क्यों इतने अहम हो जाते हैं कि एक बार अखिलेश यादव जी ने भी उनके साथ समीकरण बिठाए थे, अब बीजेपी ने भी बिठा रखे हैं, क्यों इनका वोट बैंक इतना अहम बन जाता है? नहीं, वो गलत निर्णय था, वो गलत निर्णय था। जब हमारे साथ नहीं थे तो उससे ज़्यादा हम जीते। और मुझे लगता है कि ऐसा गलती किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग राजनीति के भस्मासुर होते हैं, कब किसके पीछे पड़ जाएं जिससे सहारा ले। वो होता है ना, एक कहा जाता है पुरानी कहावत की, पंडित जी गंगा में नहा रहे थे, बिच्छू डूब रहा था, उन्होंने उससे मेरे सामने जीव हत्या हो रही, तुरंत हाथ लगा दिया, जो बाहर निकाला उसी को डंक मारा। वैसे प्राणी ये लोग हैं। सर, मायावती के डाउनफॉल का सबसे ज्यादा जो असर है या फायदा मैं कहूँ, समाजवादी पार्टी को पड़ा है या बीजेपी को?
किसी के डाउनफॉल से नहीं, हम ये कहेंगे कि हमारी जीत में हमारे राष्ट्र क्योंकि अगर में दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है तो कहीं ना कहीं फायदा तो पहुंचा है। मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि हमारे राष्ट्र नेतृत्व जी की पीडीए की रणनीति कौशल, लोगों में लगातार समाजवादियों का खड़ा होने का संदेश ऐसा गया कि समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसने हमें आशीर्वाद नहीं दिया, चाहे बहन जी का वोट बैंक जिसे आप कहती हो, चाहे भाजपा का वोट बैंक हो, चाहे जिसको आप लोग कहते हो कि अगड़ा ने वोट नहीं दिया, मुझे तो अगड़ों ने भी वोट दिया, मैं सबका आभारी हूँ। मुझे पिछड़ों ने दिया, मुझे हिंदू ने दिया, मुझे मुसलमान ने दिया, मुझे दलित ने दिया। इसलिए मैं अपने लोगों को घोषी के मालिक कहता हूँ, मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं, और इसी भाव के साथ हमें सेवा करना पड़ेगा। सर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आपका एक स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जब आपने योगी की पुलिस को कहा था कि इन्हें खाकी छोड़कर गेरुआ पहन लेना चाहिए, क्यों? मैंने अभी मंच पर कहा था, जिस तरह से वो कर रहे थे, सामने वो पुलिस है और सामने अपराधी तत्व तो नारा लगा रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है जाकर उनको मना कर दे। और मंच पर पूर्व विधायक के बेटे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, और हमारे वर्तमान में अगर ये डर के मारे घोषी का उपचुनाव नहीं किया कराए, अगर उपचुनाव हो गया होता तो हमारे उम्मीदवार तब तक विधायक होते सुजीत सिंह, उनको धक्के मार के, गुड्डू यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनको धक्के मार रहे हैं, और वही सीओ मार रहा है जिसने एक गरीब से पैसे वसूलने के लिए मारकर कान का थप्पड़ पर्दा फाड़ दिया। और ऐसे लोग बोले ये लोग पुलिसिंग की बात करेंगे, ये लोग माफिया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से तो सुधरी है काफी। एनसीआरबी का आंकड़े झूठ बोल रहे होंगे। रोमियो स्क्वाड बनाए थे, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कहाँ हो, किस प्रदेश में है? समाजवादी पार्टी का आंकड़ा है कि एनसीआरबी का आंकड़ा है? लेकिन महिलाएं तो अक्सर बाइट्स में कहते हुए सुनी भी जाती हैं कि योगी राज में बहुत सेफ और सिक्योर फील करती हैं। तो फिर आंकड़े गलत बोल रहे होंगे, फिर फर्जी आंकड़े में तो योगी जी अपने खिलाफ बनवा रहे होंगे। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर कोई घटना हो जाती थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा के जंगल राज, गुंडा राज, कोई भी गन हो जाए। किसकी हिम्मत है कि एक दिन में 13 मर्डर हो जाए, जोगी का फोटो लगाकर जोगी का जंगल राज लिख दे? किसी बेटी बहन का बलात्कार होकर उसको रात में ही जला दिया जाए, उसको जंगल राज कहते? है किसी की हिम्मत? मेरठ में हुआ, अगवा करके उसको हत्या कर दी गई, किसी ने कहा जंगल राज? तो आप जो दिखाना चाहते हो पिक एंड चूज है, आप दिखाओगे जाकर कहीं, चलो हमारे साथ में पीड़ा दर्द बहनों को मैं इंटरव्यू करवा देता हूँ, वो क्या कहेंगी, क्या कहेंगी? योगी जी को आना था मऊ में, एक रात पहले हत्या हो गई। कोई ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन हत्या नहीं होती है। कम से कम जब मुख्यमंत्री कहीं जाते थे तो चाक चौबंद व्यवस्था रहती थी, सुबह 10 बजे उतरना, रात को 12 बजे हमारे मऊ में ही हत्या होगी। ये पुलिसिंग है। लेकिन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का खौफ भी तो खत्म किया है योगी आज में। किन लोगों का खौफ है? फिर माफिया कौन लोग है? फिर क्यों हाई कोर्ट बोल रहा है कि 100 बाहुबलियों को लिस्ट भेजो? क्यों हाई कोर्ट को मजबूर होकर कहना पड़ा? अगर खौफ खत्म हो गया तो जज बेवकूफ है जिन्होंने कहा कि बाहुबलियों की सूची दीजिए हमें। सरकार चलाने के लिए बाहुबली जानबूझकर खड़े किए जाते हैं। देखो, क्योंकि एक चीज तो मुलायम सिंह यादव ने भी की थी, देखो, ये चीज अखिलेश राज में भी थी, ये चीज योगी राज में भी है। तो क्या सरकार चलाने के लिए बाहुबलियों का होना जरूरी है? अखिलेश यादव के राज में कौन बाहुबली थे? अखिलेश जी, आप याद करिएगा, 12 में डीपी यादव को शामिल होने के बाद निकाल दिया था। पर राजा भैया को जेल मंत्री भी तो बना दिया गया था। ये तो आप मानेंगे? राजा भैया चुनकर आए थे, लगातार जीतते रहे हैं। सारे बाहुबली जीते हैं सुनिए, सर। लगातार जीतते रहे हैं, और मायावती ने उनके साथ अन्याय किया और समाजवादी लोग उनके साथ खड़े हुए। पीडीए कहते हैं राष्ट्रफल पीड़ित। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने अपना फर्ज अदा किया। उसके बाद वो लोग क्या किए वो भी जनता देख रही है। लेकिन उनके सहारे अगर हम सत्ता में रहे होते तो 24 में उनके खिलाफ भी हम तो जीत के आए हैं। वो सारे बाहुबली तो उधर ही थे ना। बनारस में भाजपा के कैंडिडेट को हरा कर निर्दलीय जीत गए। ब्रजेश सिंह क्या है? साधु हैं, सन्यासी हैं, संत हैं। गाजीपुर वाले साधु हैं, संत हैं। कितने संत हैं? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। अगर विपक्ष में है तो आप बाहुबली हैं, अपराधी हैं। चक्की पिसिंग, जेल भेजिंग, हेमंत शर्मा के खिलाफ गृह मंत्री जी किताब रिलीज कर रहे थे, जेल भेजने का वादा कर रहे थे, और मुख्यमंत्री बनाने के बाद एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आप तो ये कर रहे थे, तो उसको डांट दिया।
सर, सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या कहेंगे आप? मैं व्यक्तिगत रूप से जिस तरह की खबरें उनके बारे में आती हैं, अगर वो सच है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाना हम लोग चाहते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न है। अब पंजाब में अकाली दल को खा गई, महाराष्ट्र में शिवसेना को खा गई, जहाँ जाती है जिसके साथ रहती है उसको खा जाती है। देखिएगा जनता दल यूं भी विलुप्त हो जाएगी और उसके लिए किसी को बैठा था। अब इस सरकार में पहले होता था जो बड़ा चेहरा होता था, जो जनता के बीच में काम किया रहता था, जिसको जनता टेस्ट की होती थी, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता। स्वाभाविक होता था, हर पार्टी में, भाजपा में भी होता था। अब इस रीजन में क्या है, जनता के ऊपर पकड़ न होना चाहिए, वही बड़ी योग्यता कठपुतली हो। राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, या दूसरे पार्टी के लोग हों, अपनी पार्टी में तो कोई क्षमता नहीं है, वो आ जाए उनको बना दो। आज तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने को ठगाव महसूस करते हैं। पंजाब में निकाय चुनाव का रिजल्ट आया और बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे। 1100 बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई। इसलिए तो ईवीएम का सहारा लेती है भारतीय जनता पार्टी। हम तो अभी भी मांग कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि 80 की 80 सीटों जीत जाएंगे तो भी हम बैलेट पेपर से चुनाव की बात करेंगे। जब बैलेट पेपर का आता है हर जगह विपक्ष जीतता है, जब पोस्टल बैलेट आता है तो हर जगह विपक्ष जीतता है, और जब ईवीएम खुलता है तो सत्ता पक्ष जीतता है। और बैलेट पेपर का कारनामा तो आपने देखा चंडीगढ़ में, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कार्रवाई की इस आदमी के खिलाफ? सरकार ने क्यों नहीं, मसीह का अनिल मसीह क्या नाम था, सजा नहीं होनी चाहिए थी, जेल में नहीं होना चाहिए था वो। आपने गलती माना लेकिन सजा नहीं दिया। न्यायपालिका भी निराश कर रही है, मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, न्यायपालिका भी निराश कर रही है। न्यायपालिका में जो बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए, जो SIR में हुआ इसके बाद लोगों के भरोसा पे बहुत बड़ा जबरदस्त आघात और ठेस पहुंचा है। जो जजमेंट आया आप उठा कर देख लीजिए, राफेल से लेकर आज तक सत्ता पक्ष के खिलाफ कितने फैसले सरकार न्यायपालिका से आए। आपने उद्धव ठाकरे का शिवसेना का टूटा हो, पार्टी टूटने का केस तब तक पेंडिंग रखा जब तक वापस चुनाव न हो जाए। क्या मतलब होता है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। SIR में सर कितने वोट काटे गए हैं, क्या अनुमान है, क्या आंकड़े आए जब हैं? जज ही कहते कि 27 लाख लोग अगली बार वोट देंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो कितने काटे गए क्या मतलब रहता है? करोड़, हमारे यहाँ तो करोड़ों में काटे गए, जोड़े गए। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस आदमी को मंच पर खड़ा कर दिया, हर जगह बोला, पार्लियामेंट में बोला, जिसको दस्तखत करने नहीं आते उसका भी दस्तखत बना के उन्होंने 125 वोट। हमारे यहाँ मऊ में बड़ी अद्भुत घटना घटी थी, वोट काटा गया, ऑब्जेक्शन करने वाला कौन? श्वेता का वोट कट गया, ऑब्जेक्शन करने वाला कौन? श्वेता ने ऑब्जेक्शन क्या किया? फिर श्वेता यहाँ के नागरिक नहीं, नागरिकता के आधार पर इनका वोट काट दिया जाए। तो फिर श्वेता खड़ी क्यों है? श्वेता को जेल में क्यों नहीं डाला गया? अद्भुत। ये धृतराष्ट्र जो बैठे हैं 5वीं मकान पर, ज्ञानेश कुमार का सारा ज्ञान इसीलिए है। इस आदमी ने जो लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने का काम किया है, आने वाली पीढ़ियां सदियों तक माफ नहीं करेगी। सर, बीजेपी महिलाएं प्रोटेस्ट करते हैं और आप उन्हें पानी पिला रहे हैं, ये वीडियो काफी वायरल हुआ, क्या संकेत था? बताओ, ये सब अपने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री अपने AC में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री। हमारी बहनों को पहले तो लेकर आए, मुझे पता चला कि कहे शिव चर्चा में चलना है, शिव चर्चा में लेकर आए, और उनको ये भी नहीं पता था कि किस लिए लेकर आए हैं। 3-4 बहनों को आगे करके 45 डिग्री के टेम्परेचर में, 46 डिग्री के टेम्परेचर में सड़कों पर छोड़ दिया, जाओ नारे लगाओ, हम लोग AC में बैठकर मजा ले रहे हैं। मुझे एहसास हुआ, दौड़कर मैं मिठाई लेकर, पानी लेकर गया। मैंने बोला आपको पता भी नहीं है, आपको महिला आरक्षण के लिए कर रहे हैं, ये तो हम 23 में पास हो चुका है, और हम चाहते हैं कि आप ही लोगों के बीच में से 27 में हमारे यहाँ से कोई विधायक बने, हम आपके साथ में लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे मिठाई खिलाया, मैंने उनको मिठाई खिलाया, सब जिंदाबाद नारा लगा के चले गए। सर, लखनऊ से कोई एडवाइजरी आती है आप लोगों को कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है?
समय समय पर गाइडेंस मिलता है, बट मेरे लिए कंप्लीट फ्रीडम रहा है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बोलने से कोई विवाद खड़ा हुआ। एक विवाद आज तक खड़ा नहीं हुआ। सर चलते चलते हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स में को अपने शायराना अंदाज में जो अक्सर आप करते हैं, विपक्ष के लिए 2 लाइन बोलें या सरकार के लिए 2 लाइन बोलें। लाइनें इतनी है ना, मैंने फिर वही लाइन कह दूंगा सरकार के लिए जो पार्लियामेंट में बोला था, दोहरा दूंगा। इनसे ना उम्मीद करो इतनी आसानी से। वो दौर अलग था, वो लोग अलग थे, ये दौर अलग है, ये लोग अलग है। इस दौर में अगर इनसे वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमसे खुलकर हर मुद्दे बात की। थैंक यू सो मच सर। स्वागत है आपका, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है कि स्वतंत्र और बहादुर विभाग पत्रकारिता का परचम आप जैसे लोग लहराए रहेंगे। बिल्कुल कोशिश रहेगी सर। थैंक यू।